तो यहाँ पर एम हेमेल बताते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है वर्ल्ड की, द क्लियरेस्ट, द सबसे ज़्यादा क्लियर है, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे अधिक लॉजिकल है, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। क्योंकि जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता है तो वो लोग अगर अपनी लैंग्वेज को अपने साथ रखेंगे, अपनी लैंग्वेज में जब वो बात करेंगे, अपनी मदर टंग लैंग्वेज में बात करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट का काम करेगी और एक तरह से एक की का काम करेगी, एक चाबी का काम करेगी, और वो चाबी जो है वो उनको उनकी गुलामी से आज़ाद करा देगी। Then he opened a grammar and read us our lesson। फिर एम हेमेल ने ग्रामर में लेसन खोला और हम सबको पढ़ाया। I was amazed to see how well I understood it। मैं बहुत ज़्यादा हैरान था ये देखकर कि मैं कितनी अच्छी तरह से समझ गया। All he said seemed so easy, so easy। जो उनके टीचर ने उनको जो समझाया तो कितना इजीली, अच्छे से समझ में आ गया। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। ऐसा भी हो सकता है कि लिटिल फ्रेंड्स ने कभी इतना ध्यान से पहले कभी चैप्टर को सुना ही ना हो या समझा ना हो, या फिर उनके जो टीचर हैं उन्होंने इतने पेशेंस के साथ उस चैप्टर को कभी समझाया ना हो। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर man wanted to give us all he knew before going away। और ऐसा लगता था जैसे कि जो एम हेमेल हैं वो जाने से पहले अपनी सारी नॉलेज जो है हम सबको देना चाहते हैं। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, मीन्स एट वन स्ट्रोक यानी कि एट वन टाइम, यानी एक ही बार में जो उनको जो भी नॉलेज है वो सारी नॉलेज हम सब बच्चों को वो एक ही बार में देना चाहते हैं अपने जाने से पहले। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। और ग्रामर के बाद उन्होंने जो हमें नेक्स्ट लेसन जो था उनका वो था राइटिंग में। दैट डे एम हेमेल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस। और उस दिन एम हेमेल हमारे लिए न्यू कॉपीज़ लेकर आए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस अल्सॉस, फ्रांस अल्सॉस। और उन कॉपीज़ पर ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में, कर्सिव राइटिंग में लिखा हुआ था France Alsace, France Alsace। They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desks। और वो कॉपीज़ देखने में ऐसा लग रहा था मानो वो फ्रांस के छोटे छोटे फ्लैग्स हैं और पूरे क्लासरूम में वो दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगा था पूरी क्लास में एकदम से देशभक्ति का माहौल हो गया हो और सब लोग अपने कंट्री के लिए एकदम से डिवोटी हो गए हों। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was। और देखने पर ऐसा लग रहा था कि सारे बच्चे एकदम से अपने काम पर लग गए हों, एकदम से क्वाइट हो गए, एकदम से क्लास में शांति हो गई हो। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। और केवल एक ही साउंड आ रही थी और वो साउंड थी पेपर पर पेन चलने की। बाकी बच्चे एकदम से साइलेंटली अपना काम कर रहे थे, बहुत ही ध्यान से कर रहे थे। Once some beetles flew in। कुछ बीटल्स उड़कर आ गए क्लास में, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones who worked right on tracing their fish hooks। और जो लिटलेस्ट वंस यानी कि जो पिजन्स थे उन पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। Who worked right on tracing their fish hooks। फ्रेशिंग हुक्स यानी कि जो क्लॉज होते हैं, जो पंजे जो होते हैं, ट्रेसिंग मीन्स स्क्रैचिंग। एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू। ऐसा लग रहा था जैसे कि जो पिजन्स छत पर बैठे हुए हैं अपने पंजों से छत पर स्क्रैचिंग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो भी फ्रेंच में कुछ लिख रहे हैं हमारी तरह। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो। और जो छत पर, क्लास की छत पर जो पिजन्स बैठे हुए हैं वो कू साउंड कर रहे हैं, बहुत ही धीमे धीमे साउंड कर रहे हैं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। क्या जो ऑर्डर हमारे लिए आया है कि हमें अब आज लास्ट में हमारी फ्रेंच हम लैंग्वेज पढ़ पाएंगे, कल से हमें जर्मन पढ़नी होगी, तो क्या ये
ऑर्डर जर्मन के इनके पिजन्स के लिए भी है कि इनको भी जर्मन में कू साउंड करनी होगी, ये अपनी फ्रेंच लैंग्वेज में कू साउंड नहीं कर सकते, क्या ये इनके लिए भी ऑर्डर है? ऐसा फ्रेंच अपने मन में सोच रहा था। Whenever I looked up from my writing, और जब मैं राइटिंग कर रहा था बीच बीच में ये भी देख रहा था, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, यानी कि जो एम हेमल हैं वो चेयर पर एकदम से मोशनलेस बैठे हुए हैं। गेजिंग मीन्स लुक इंटेंटली, फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर मीन्स कभी वो अपनी जब चेयर पर मोशनलेस बैठे हुए थे तो कभी वो एक चीज़ की तरफ कभी वो दूसरी चीज़ की तरफ बहुत ही ध्यान से देख रहे थे। एज इफ़ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो क्लासरूम में जो भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को अपने माइंड में इम्प्रिंट करना चाहते हों, फिक्स करना चाहते हों। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस with his garden outside the window and his class in front of him। और फिर उनको देखकर ऐसा लगता था कि 40 साल से ये पर्सन जो है एम हेमल जो है वो 40 साल से इस स्कूल में एक ही जगह पर पढ़ा रहे हैं और उनका जो गार्डन है वो विंडो के बाहर है, और लग रहा है कि इन 40 सालों में काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। और वो चेंजेस कौन कौन से थे? जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ, यानी जब ये डेस्क और बेंचेस जब नई नई आई थी तो बहुत सुंदर दिखती थी, लेकिन अब ये वर्न आउट हो गई हैं, अब ये घिस गई हैं। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, जो वॉलनट ट्रीज अखरोट के पेड़ जो हैं एम हेमल ने अपने गार्डन में लगाए थे वो अब अधिक लंबे हो गए हैं। एंड द हॉप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ पॉइंट अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और जो हॉप वाइन यानी कि जो बेल होती है जैसे अपने मनी प्लांट की बेल होती है ऐसी हॉप वाइन बेल होती है फ्रांस में, तो वो बेल उन्होंने अपने गार्डन में लगाई थी विंडो के पास। अब वो बेल इतनी बड़ी हो गई कि विंडो के चारों तरफ फैलकर छत तक फैल गई है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, और ऐसा लग रहा था कि इन सब चीज़ों को देखकर ये जो एम हेमल हैं इनका कितना दिल टूट रहा होगा कि अब ये सब छोड़कर उनको जाना होगा। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स मीन्स जो एम हेमल थे वो 40 साल से इसी स्कूल में रह रहे थे, इसी क्लास के छत पर उनका जो रूम था वहाँ पर वो अपनी सिस्टर के साथ रह रहे थे। अब जबकि ऑर्डर आ गए थे कि उन्हें ये स्कूल छोड़कर जाना होगा तो उनकी सिस्टर जो है वो सामान पैक कर रही थी उन दोनों का, अपना और एम हेमल का, तो उसकी साउंड आ रही थी नीचे क्लास में। उस साउंड को सुनकर एम हेमल को कितना बुरा लग रहा होगा। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, यानी 40 साल से वो इस स्कूल को बहुत ज़्यादा निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, गार्डन भी लगाया था उन्होंने। अब इन सब चीज़ों को छोड़कर जाना, नेक्स्ट डे ही वो चले जाएंगे तो उनको कितना बुरा लग रहा होगा। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी उनके अंदर इतना करेज था कि वो हर बच्चे से उन्होंने सभी लेसन ध्यान से सुने और लास्ट तक सुने, पूरे लेसन सुने। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, फिर राइटिंग के बाद हमारा जो नेक्स्ट लेसन था वो हिस्ट्री में था। एंड देन द बेबीज चांटेड द बा बे बाई बो बू, इस तरह से जो क्लास के बच्चे थे वो रिसाइट कर रहे थे लेटर्स को। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, यानी अब बात हो रही है यहाँ पर हॉसर की। जैसा कि हम पहले स्टोरी में बता चुके हैं कि जो हॉसर हैं, जो ओल्ड पर्सन हैं ब्लेस के, वो शायद मुखिया भी होंगे, वो भी अपने जब उनके स्कूल जाने के दिन थे तो वो उस टाइम पे मस्ती किया करते थे, स्कूल नहीं जाते थे, कभी उन्होंने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। और आज जब उन्हें पता चला कि फ्रेंच लैंग्वेज का आज लास्ट दिन है, इसके बाद कभी फ्रेंच लैंग्वेज उनके कंट्री में नहीं बोली जाएगी, तो वो भी आज आ गए क्लास में पढ़ने के लिए। और या कह सकते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज को रेस्पेक्ट देने के लिए या एम हेमल को विदा करने के लिए उनके रेस्पेक्ट में वो यहाँ आज आए थे। और उन्होंने अपने स्पेक्टिकल्स पहन लिए, वो भी सब चैप्टर को ध्यान से पढ़ रहे थे, और उनके हैंड्स में उनकी प्राइमर बुक थी। प्राइमर बुक हम बता चुके हैं, ये बेसिक रीडर लैंग्वेज बुक होती है फ्रेंच में, या कह सकते हैं जैसे हमारे यहाँ होती है
स्टार्टिंग में जब हम पढ़ते हैं नर्सरी LKG में जो ABC की बुक होती है, ABCD की, सेम वैसी उनके यहाँ होती है। तो प्राइमर बुक अपने हैंड्स में पकड़े हुए थे। स्पेल द लेटर्स विद दैम, और वो क्लास में बच्चों के साथ जो लेटर्स बच्चे रिसाइट कर रहे थे तो वो भी साथ में उसको स्पेल कर रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, और आप देख सकते थे कि वो भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, और उनकी जो आवाज़ थी इमोशंस के साथ ट्रेम्बल कर रही थी, काँप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। और जो हौसर थे जब वो लेटर को रिसाइट कर रहे थे तो जो रो भी रहे थे, रोने के साथ साथ उनकी जो आवाज़ निकल रही थी बहुत काँपते हुए निकल रही थी। और उस आवाज़ को सुनना जो है वो हम सब लोगों के लिए कितना फ़नी था, और हम सब उन पे हंसना भी चाहते थे और साथ में रोना भी चाहते थे। यानी कि जो हौसर जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे उनको देख के हमें रोना भी आ रहा था, और साथ में उनकी आवाज़ को सुनना हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़नी हो रहा था, और इसलिए हम हंसना भी चाहते थे। यानी कितनी क्रूशियल सिचुएशन आ गई कि हम एक टाइम पे हम हंसना भी चाह रहे हैं और रोना भी चाह रहे हैं। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, और ये जो लास्ट लेसन है ये मुझे कितने अच्छे से याद हो गया, इसे मैं पूरी लाइफ याद रखूँगा। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी एकदम से चर्च ने 12 बजाए। 12 बजे की जो बेल लगी वो लगती है, वो बेल लगी। देन द एंजलस, उसके बाद प्रेयर, यानी एंजलस मीन्स प्रेयर, यानी प्रेयर के लिए एकदम से जो 12 बजे की जो बेल होती वो बजी। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आर विंडोज। जो प्रशियंस थे उनके वो जो इंस्ट्रूमेंटल जो बजा रहे थे उसकी साउंड आ रही थी हमारे विंडो के बाहर से, साउंड आ रही थी हमारे पास। और वो कहाँ से लौट रहे थे? ड्रिल से लौट रहे थे, फार्म से लौट रहे थे। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल एकदम से खड़े हो गए। वेरी पेल, उनका फेस एकदम से पीला पड़ गया। इन हिज चेयर आई नेवर सॉ हिम लुक्स सो टॉल, यानी वो एकदम से सीधे खड़े हुए थे, तो इस तरह से मैंने कभी उनको इतना लंबा नहीं देखा। कितने लंबे लग रहे थे ये देखने में। माई फ्रेंड सेड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। जब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया माई फ्रेंड्स आई, तो इस तरह से ऐसा लगा जैसे कि बाकी वर्ड्स उनके गले में ही रुक गए हों, एकदम से उनका गला चौक हो गया हो रोने की वजह से, इमोशनल होने की वजह से, और वो बोल नहीं सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, took a piece of chalk and bearing on with all his might, he wrote as large as he could। तभी वो एकदम से ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, उन्होंने चौक का पीस लिया और उन्होंने पूरी ताकत के साथ बोर्ड पर उतना बड़ा लिखा जितना बड़ा वो लिख सकते थे। और क्या लिखा उन्होंने? वी ला फ्रांस, मीन्स वी वे ला यानी कि लॉन्ग लिव फ्रांस। Then he stopped and leaned his head against the wall। फिर वो एकदम से रुक गए और उन्होंने अपना सिर जो है वो दीवार से टिका लिया। एंड विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ बोले हुए, ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड। और उन्होंने जेस्चर मीन्स अपने हाव भाव से, अपने हैंड से उन्होंने इशारा किया हम लोगों की तरफ। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल डिसमिस्ड किया जाता है। यू मे गो, अब आप जा सकते हैं। तो ये थी स्टोरी द लास्ट लेसन की। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।